एक छोटे से भूले हुए गांव में सूखे प्यासे पहाड़ों के बीच रवि नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसकी दुनिया चमकते खिलौनों या रंगीन कहानियों की किताबों की नहीं थी, बल्कि धूल भरी गलियां और भूख की लगातार चुभने वाली दर्द की थी। रवि का घर एक साधारण झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत फूस की थी, जो मानसून के दौरान टपकती थी। वह यह छोटा सा कमरा अपने माता पिता के साथ शेयर करता था और 2 छोटी बहनें भी उसके साथ थीं। उसके पिता एक खेत मजदूर थे। उनके हाथ खुरदुरे थे और उनकी पीठ कड़ी धूप में काम करने से झुकी हुई थी, हमेशा ऐसी मजदूरी के लिए जो कभी पूरी नहीं होती थी। उसकी मां अमीर ग्रामीणों के घरों में काम करती थी। वह कपड़े धोती थी और उनके फर्श साफ करती थी। उसके अपने सपने बहुत पहले फीके पड़ गए थे। रवि अक्सर गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था और उन इनफ्रीक्वेंट बसों को देखता था जो धूल के बादल उड़ाते हुए गुजरती थी। वह सोचता था कि वे बसें कहां जाती हैं, उसके गांव के परिचित क्षितिज से परे जीवन कैसा था। उसने सपना देखा कि उसकी मां को खाली अनाज के बर्तन को लेकर चिंता से आह नहीं भरनी पड़ेगी, और जहां उसके पिता थकी हुई दर्द भरी आंखों के साथ घर नहीं आते, बल्कि एक साधारण डिग्निफाइड जीवन, निश्चितता और शांति से भरा। उसके सपने उसका सीक्रेट ट्रेजर थे, एक ऐसी दुनिया जहां वह भाग सकता था जब वास्तविकता बहुत कठोर हो जाती थी। लोग अक्सर उसके फार-फेच्ड विचारों पर हंसते थे। एक मजदूर का बेटा बिल्डर बनना चाहता है? पहले अपना पेट भरना सीखो, फिर दूसरों का पेट भरने का सपना देखना। लेकिन उनकी स्कॉर्न ने रवि के दिल की आग को बुझाया नहीं। इसने उसे अपने सपनों को और कसकर पकड़ने पर मजबूर किया। यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि उसकी परिस्थितियां उसकी डेस्टिनी को परिभाषित नहीं करती। रवि के लिए जीवन कमी का एक रोजमर्रा का सबक था। पानी आधा मील दूर ले जाना खाना अक्सर बाजरे की मोटी रोटियां होती थीं, कभी कभी एक पतला दाल। रवि स्कूल जाना चाहता था, लेकिन छोटी फीस, एक यूनिफॉर्म और किताबों का खर्च, यह सब एक पहाड़ जैसा था। वह टूटी दीवार के पास खड़ा रहता था। रवि को एक गंभीर सूखे के दौरान का समय विविड रूप से याद था, जब खेत बंजर थे और उसके पिता को हफ्तों तक कोई काम नहीं मिला था। उनकी झोपड़ी में अनाज का छोटा सा रिजर्व कम होता गया, जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। 2 दिनों तक परिवार केवल पानी पर जीवित रहा। रवि ने अपनी छोटी बहनों को भूख से रोते हुए देखा। उसकी मां उन्हें कहानियों से शांत करने की कोशिश करती थी। उस रात वे सर्दी में एक साथ थे। रवि ने एक साइलेंट वाव लिया। वह 10 साल का था, पर उस पल में उसने भारी जिम्मेदारी महसूस की। उसने तय किया, वह अब अपने परिवार को सफरिंग नहीं देखेगा। अगली सुबह भोर से पहले वह निकल पड़ा। उसने बस्लिंग मार्केट में काम ढूंढा, चाहे कितना भी छोटा हो। उसने बोरे उठाने की पेशकश की। उसने चाय की दुकान का फर्श साफ किया। चाय की दुकान के मालिक मिस्टर गुप्ता, दयालु बुजुर्ग, कई महीनों से देख रहे थे। मैं तुम्हें हर दिन अखबार पढ़ते देखता हूँ, क्या तुम ठीक से सीखना चाहते हो? रवि की आंखें चौड़ी हुईं। उसने सिर हिलाया, बोल नहीं पाया। उस दिन से मिस्टर गुप्ता मेंटर बन गए। यह आशा की वह झलक थी जिसे रवि डेस्परेटली तलाश रहा था। हर दोपहर लंच टाइम रश थमने के बाद पढ़ना, लिखना, बुनियादी अंक गणित। उन्होंने उसे पहली प्रॉपर नोटबुक और एक पेंसिल दी। यह आशा की वह झलक थी जिसे रवि डेस्परेटली तलाश रहा था। वह हर चीज को एक सूखे स्पंज की तरह अब्सॉर्ब कर लिया। जैसे जैसे रवि एक युवा आदमी के रूप में बड़ा हुआ, उसकी एम्बिशन भी उसके साथ बढ़ी। उसके दिन मैनुअल लेबर के एक ग्रूलिंग रूटीन थे। उसने अपने ऑड जॉब से थोड़ी सी रकम बचाई थी। उसने अपने गांव की जरूरतें देखी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की लगातार मांग थी, पर सबसे पास का सप्लायर दूर के शहर में था, महंगा और मुश्किल। यह ऑब्जर्वेशन उसे आइडिया दे गया। उसने ईंटों की आपूर्ति का छोटा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। यह डॉन्टिंग था, बहुत कम कैपिटल और परिवार स्केप्टिकल था। उसने भट्ठे से पहला छोटा बैच ईंटों का खरीदा। वह कार्ट अफोर्ड नहीं कर सका और बुलक भी नहीं, इसलिए उसने किराए का हैंड कार्ट लिया। वह गर्म धूप में मीलों तक भारी कार्ट को धकेलता रहा। उसके पहले ग्राहक कम थे और प्रॉफिट बहुत कम था। दिन ऐसे भी थे जब वह डिसहार्टेंड महसूस करता था, मगर मिस्टर गुप्ता की सलाह याद आई। दरवाजे बनाने के बारे में धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन बढ़ी। वह कभी ओवरचार्ज नहीं करता था और हमेशा वादा पूरा करता था। उसका छोटा वेंचर बढ़ा। उसने एक हेल्पर हायर किया और एक बुलक कार्ट किराए पर लिया।
यह उसका पहला असली कदम था, लंबी आर्जुअस रोड की शुरुआत। यह एक छोटी शुरुआत थी, पर रवि के लिए सब कुछ थी। वह एक एंटरप्रेन्योर बन गया था। वे टपकती मिट्टी की झोपड़ी से बाहर निकलकर एक मॉडेस्ट लेकिन मजबूत ईंट के घर में चले गए। उसकी बहनें अब साफ यूनिफॉर्म पहनकर किताबों से भरे बैग लेकर स्कूल जा सकती थी। खाली प्लेटें एक दूर की स्मृति बन गई थी। उसने अपनी कंपनी नवनिर्माण कंस्ट्रक्शंस को फॉर्मल रूप से रजिस्टर्ड किया। यह नाम उसकी यात्रा का प्रतीक था, एक नया जीवन और एक नया भविष्य बनाना। जैसे ही रवि की कंपनी नवनिर्माण कंस्ट्रक्शंस नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी, क्षितिज पर एक तूफान उमड़ रहा था। एक पावरफुल और करप्ट कंपेटिटर शहर में उभरा। उन्होंने रवि के बढ़ते प्रभाव को एक थ्रेट के रूप में देखा और वे फेयर प्ले के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सैबोटाज के लिए पॉलिटिकल कनेक्शंस का प्रयोग किया। अचानक उसके परमिट्स बिना कारण डिलेड हो रहे थे। उसकी सप्लाई लाइंस रहस्यमय तरीके से डिसरप्टेड हो रही थी और झूठी अफवाहें कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के बारे में फैलाई जा रही थी, जिससे उसकी मेहनत से बनी रेपुटेशन घट रही थी। ये एक ऐसा सेटबैक था जैसा उसने पहले नहीं देखा था। ये एक फेसलेस पावरफुल सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई थी। उसकी टीम डिमोरलाइज थी। उसके फाइनेंसेस भारी प्रभावित हुए। एक पल के लिए पुरानी निराशा लौटी। उसने गरीबी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया था। वह सरेंडर करने के लिए नहीं आया था। उसने लड़ने का फैसला किया, गंदी टैक्टिक्स से नहीं। उसने ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को हथियार बनाया। उसने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए। उसने एक युवा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से संपर्क किया। उसने सबूत और फैक्ट्स पेश किए। पत्रकार ने एक्सप्लोसिव आर्टिकल्स प्रकाशित किए। जनता में एक आउटक्राई हुआ। अधिकारियों ने जांच शुरू की। करप्ट कंपेटिटर उजागर हुए, लाइसेंसेस सस्पेंड हुए, पॉलिटिकल एलाइज शर्मिंदा हुए। तूफान थमा। रवि मजबूत होकर उभरा। उसकी कंपनी की रेपुटेशन रिस्टोर्ड और एनहांस्ड हुई। उसने साबित किया कि इंटेग्रिटी और सच्चाई अंततः प्रिवेल करती हैं। भ्रष्टाचार के तूफान पर काबू पाने के बाद रवि का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया था। ग्रामीण सड़कों और स्कूलों से वह बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने की ओर बढ़ा। अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस जिन्होंने हजारों परिवारों के लिए डिग्निफाइड घर उपलब्ध कराए। वह अब एक नेशन बिल्डर था, देश की प्रगति में टेंजिबल तरीके से योगदान दे रहा था। उसने नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज में भारी निवेश किया। उसने सस्टेनेबल मटेरियल्स में भारी निवेश किया। वह देश में लो कॉस्ट प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग का पायनियर था, जिससे सबसे गरीब परिवारों के लिए भी एक मजबूत और सुरक्षित घर का मालिक बनना संभव हो गया। जब नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन सार्वजनिक हुई तो उसका आईपीओ एक मैसिव सक्सेस था, जिसने रवि मिट्टी की झोपड़ी के लड़के को एक अरबपति में बदल दिया। लेकिन उसके बैंक खाते के नंबर्स ने उस व्यक्ति को नहीं बदला जो वह था। अरबपति का टाइटल उसे विदेशी लगता था। उसने नवनिर्माण फाउंडेशन के माध्यम से अपनी इमेंस वेल्थ को फिलैंथ्रोपी में लगाया। फाउंडेशन का प्राथमिक मिशन था कि किसी भी बच्चे को गरीबी के कारण एजुकेशन से वंचित न होना पड़े। इसने दूरदराज के गांवों में सैकड़ों स्कूल बनाए, स्कॉलरशिप्स प्रदान की, मिड डे मील प्रोग्राम्स शुरू किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों को क्लासरूम और भोजन के बीच चुनाव न करना पड़े। उसकी सबसे बड़ी खुशी $1 बिलियन डील पर हस्ताक्षर करने से नहीं आई। वह बच्चों के साथ बैठता था, उनके सपनों को सुनता था और उन्हें अपनी कहानी सुनाता था कि वह भी कभी उनके जैसा ही था, एक लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था। उसने अस्पताल बनाए जिन्होंने गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स शुरू किए। वह एक पूर्ण चक्र में आ गया था। अपनी सफलता के फल का उपयोग गरीबी, बीमारी और अवसरों की कमी की बाधाओं को दूर करने के लिए कर रहा था। अरबपति का उदय सिर्फ उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं था, यह अनगिनत अन्य लोगों के लिए आशा का उदय था। रवि की कहानी, जो एक भूले हुए गांव की धूल भरी गलियों में शुरू हुई थी, एक लेजेंड बन गई। वह उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था जहां उसने कभी अपने इम्पॉसिबल सपनों को देखा था और बच्चों के साथ खेलता था। उसकी उपस्थिति एक आरामदायक रिमाइंडर थी कि वह अभी भी उनमें से एक था। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। आपकी यात्रा आपके हाथों में है। आपको बस वह पहला मुश्किल कदम उठाने का साहस चाहिए और फिर चलते रहना है, चाहे आगे का रास्ता कितना भी लंबा या कठिन क्यों ना हो।